हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर पर अमेरिका में लग सकता है बड़ा प्रतिबंध। भारतीय मूल के सांसद ने उठा दी है बड़ी मांग। बताएंगे अचानक क्यों लिया जा रहा है ये बड़ा फैसला। तो हाथों हाथ मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अमेरिका भारत को F-35A ब्लॉक 4 बेचने को हो सकता है तैयार। जी हाँ, भारत के दुश्मनों की आत्मा निकलने वाली है शरीर से। खबर सुनते ही साथ बताएंगे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगी आधुनिक तकनीक वाली 6 पनडुब्बियां। स्पेन में होगा परीक्षण। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर पर अमेरिका में लग सकता है बड़ा प्रतिबंध। भारतीय मूल के सांसद ने कर दी बड़ी मांग। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के खिलाफ अमेरिका प्रतिबंध लगाने को लेकर अमेरिकी संसद में मांग तेज हो गई है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का असली शासक बताया है। उन्होंने असीम मुनीर के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर अमेरिकी सरकार से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी नीतियों में संशोधन की मांग की है, जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को हथियार पाने में समस्या हो सकती है। जी हाँ, रॉ खन्ना ने अमेरिकी सरकार से पाकिस्तानी सेना प्रमुख और अन्य कमांडरों पर अंतर्राष्ट्रीय दमनकारी अपराध के लिए प्रतिबंध की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के चुनाव में धांधली हुई है और इमरान खान जेल में है। खन्ना ने असीम मुनीर को पाकिस्तानी जनरल की जगह सैन्य शासक कहा है। उन्होंने कहा कि जनरल मुनीर लोकतंत्र समर्थक लोगों के परिवारों को अमेरिका में निशाना बना रहे हैं। हमें तत्काल जनरल मुनीर और उनके सहयोगियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सांसद ग्रेग ने कहा कि हमारी शर्तों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिकों को धमकी देने पर रोक लगाना और न्यायपालिका की निष्पक्षता को बहाल करना है। पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान ने इसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा कदम बताया है। तो वहीं आपको बता दें, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अमेरिका भारत को F-35A ब्लॉक 4 बेचने को तैयार हो सकता है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा। आधिकारिक बातचीत 2024 के अंत में अमेरिकी चुनावों के बाद ही ये होने की संभावना जताई जा रही है। जी हां दोस्तों, अमेरिका का मोस्ट पावरफुल लड़ाकू विमान F-35A भारत को मिलने वाला है। रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा किया गया है। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में क्या ये वाकई में भारत को मिल पाता है या नहीं। साथ ही साथ ICET की बैठक के लिए भारत पहुंचे अमेरिकी NSA सुलिवन, जयशंकर जी और डोभाल से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी होगी बातचीत। बता दें, नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन आज भारत पहुंचे हैं। राज्य के उप सचिव कर्ट कैंपबेल और अन्य शीर्ष अधिकारी भी उनके साथ हैं। सुलिवन नई दिल्ली में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं। दिल्ली में उन्होंने आज केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने सोमवार को अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। बता दें कि सुलिवन पहले फरवरी में भारत आने वाले थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के कारण यह संभव न हो पाया। इसीलिए वार्षिक समीक्षा बैठक 17 से 18 जून के लिए पुनः निर्धारित की गई थी। इस बैठक के बाद दोनों देश एक संयुक्त बयान देंगे, जिसमें ICET तंत्र की प्रगति और महत्व पर जोर दिया जाएगा। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है। साथ ही साथ बता दें, राम सेतु की तरह भारत और श्रीलंका के बीच फिर बनेगा पुल। श्रीलंका की सरकार ने दी बड़ी जानकारी। जी हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच पुल बनाने की बड़ी तैयारी चल रही है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने दिया है ये अपडेट। क्या हजारों साल बाद फिर जुड़ जाएंगे पड़ोसी? दरअसल भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ने के लिए समुद्र में पुल बनाने की तैयारी हो रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच प्रस्तावित भूमि संपर्क को लेकर अध्ययन अंतिम चरण में है। क्षेत्र में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए उत्तर पूर्वी जिले मन्नार की यात्रा पर पहुंचे विक्रमसिंघे ने कहा कि व्यवहार्यता अध्ययन का प्रारंभिक कार्य पूरा हो चुका है और अंतिम चरण जल्द ही पूरा हो जाएगा। इस प्रस्ताव और दोनों देशों के बीच पावर ग्रिड कनेक्शन की संभावना पर इस सप्ताह विदेश मंत्री जयशंकर जी की श्रीलंका यात्रा के दौरान चर्चा होने की संभावना है। जी हाँ, विक्रमसिंघे ने कहा है कि मंत्री की यात्रा के दौरान भारत को अतिरिक्त नवीनकरणीय ऊर्जा बेचने के लिए एक वाणिज्यिक उद्यम पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में तलाशी अभियान के दौरान एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी मारा गया और अधिक आतंकवादी कथित तौर पर वन क्षेत्र में फंसे हुए हैं। जी हाँ, अभी की सबसे बड़ी और ये लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा से, जहां पर आतंकवादियों को खोजने का कार्य चल रहा था। उसके तहत एक पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवादी मारा गया है दोस्तों। और जानकारी मिली है कि इन वन क्षेत्र में और
और अधिक मात्रा में आतंकवादी छिपे हुए हैं जिनकी तलाशी लगातार जारी है। साथ ही साथ बता दें भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगी आधुनिक तकनीक वाली 6 पनडुब्बियां। स्पेन में होगा इनका परीक्षण। जी हां, भारतीय नौसेना स्पेन में प्रोजेक्ट 75 भारत यानी P75I के तहत अत्याधुनिक उपकरणों का परीक्षण करने जा रही है, एक्सरसाइज करने जा रहा है। स्पेन की एक जहाज निर्माता शिपयार्ड कंपनी नवंतिया के अनुसार इस परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना 6 आधुनिक पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करेगी। नवंतिया के चेयरमैन रिकार्डो डोमिंग गूज गार्सिया बाकुएरो का कहना है कि स्पेन की सरकार और नौसेना P75I को लेकर काफी उत्साहित है और हर तरह से इस प्रोजेक्ट में भारत की मदद करना चाहती है। इस योजना के तहत भारत सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नवंतिया के प्रमुख ने कहा कि जून के आखिरी सप्ताह से भारतीय नौसेना कार्टाजेना के पोत कारखाने में वायु स्वतंत्र प्रणोदन परीक्षण की शुरुआत करेगी। साथ ही साथ बता दें तेलंगाना के कांग्रेस विधायक ने हिंदुओं के भावनाओं को पहुंचाया ठेस। जी हां, घिनौना हरकत करके बता दें तेलंगाना के कांग्रेसी विधायक ने बकरी ईद पर एक घिनौना पोस्टर लगाया है जिसमें गौ माता की तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस द्वारा एक बार फिर हिंदुओं की भावनाओं को, उनके सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंचाई गई है, जबकि वो एक अच्छी तरह जानती है कि तेलंगाना में गौ हत्या प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी दोस्तों उसने बकरी ईद पर मुसलमानों को शुभकामनाएं देने के लिए गाय का पोस्टर लगा करके उसके अंदर मस्जिद दिखाई गई है, जो कि बहुत बड़ी नापाक हरकत की गई है दोस्तों इस कांग्रेसी नेता के द्वारा। अगर आप भी मानते हैं ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे नेताओं के खिलाफ बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें म्यांमार हिंदुत्व को मॉडल की तरह क्यों देख रहा, दूसरे पड़ोसी भी इसी राह पर चले, अब ऐसे में क्या करना चाहिए भारत को, आपको बता दें म्यांमार में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने भारत से अप्रवासियों को बसाकर इसे नियंत्रित करने की कोशिश की थी। इस नीति से उस दौर के बर्मा में एक नया अभिजात वर्ग बना था जिसने भूमि, पूंजी और प्रशासन पर नियंत्रण किया। इसके साथ ही एक नस्लीय कटुता की भी नींव पड़ी जो आज भी इस देश में गहरी है। म्यांमार की आजादी के आंदोलन का एक मशहूर नारा था, बर्मी होने का मतलब बौद्ध होना है। म्यांमार के बौद्ध राष्ट्रवादी नेताओं ने उस समय कलार को अपनी वैश्विक ताकतों से भी ज्यादा खतरनाक कहा था। कलार का अर्थ होता है काला, जिसे भारतीय और मुसलमानों के लिए अपमानजनक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उस समय हजारों भारतीयों को म्यांमार से भागना पड़ा था। नियति का पहिया अपने साथ बहुत बदलाव लाता है। इस बार बौद्ध राष्ट्र के झंझारवार मदद के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। जी हां दोस्तों, म्यांमार में इस समय शासन करने वाली सैन्य जुंटा सबसे कड़े और सबसे बड़े विद्रोह का सामना कर रहा है। विद्रोहियों के बढ़ते सफल अभियान के बीच म्यांमार की सेना नई दिल्ली की तरफ मदद के लिए देख रही है। पिछले सप्ताह जब सैन्य खुफिया निदेशालय के मेजर जनरल चरणजीत सिंह देवगन के नेतृत्व में भारतीय सेना का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा तो म्यांमार की सेना ने लाल कालीन बिछाकर उसका स्वागत किया। दिलचस्प बात यह है कि म्यांमार में पहले जहां भारतीय प्रवासियों के लिए बेहद नफरत भरा रवैया था, इन आंदोलनों ने हिंदुत्व को एक सहयोगी के रूप में देखना शुरू कर दिया है। द प्रिंट में लिखे एक लेख में प्रवीण स्वामी ने कहा कि सिर्फ म्यांमार ही नहीं बल्कि श्रीलंका में भी ये बदलाव देखा गया है। नेपाल के कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के लिए भी हिंदूवादी राजनीति के असर से खुद को नहीं बचा पाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमने आपको बताया म्यांमार में हिंदुत्व कैसे बन रहा है मॉडल। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें खालिस्तानी आतंकी पन्नून की हत्या की साजिश रचने के आरोपी भारतीय का प्रत्यर्पण चेक रिपब्लिक से अमेरिका लाया गया। जी हाँ, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका प्रत्यर्पित यानी कि एक्स्ट्राडिटेड किया गया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स की वेबसाइट से पता चला है कि निखिल गुप्ता जो कि 52 वर्ष के हैं, उनको 16 जून को अमेरिका के ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। बाद में एक सूत्र ने गुप्ता के प्रत्यर्पण की पुष्टि की है। आपको बता दें कि पिछले साल चेक रिपब्लिक की कोर्ट ने निखिल गुप्ता को अमेरिका प्रत्यर्पित करने पर रोक लगाने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया था। साथ ही साथ बता दें जेलेंस्की ने ठुकराई व्लादिमीर पुतिन की शर्तें, हिटलर को शांति से नहीं है कोई मतलब, चीन को दोस्ती का ऑफर। बता दें रशिया और यूक्रेन के बीच महायुद्ध को 2 साल से अधिक का वक्त हो चुका है और ना ही रशिया ने अपने सैनिक वापस बुलाए हैं और ना ही यूक्रेन ने घुटने टेके हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध समाप्ति के लिए 2 शर्तें रखी हैं, जिसे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने ठुकरा दिया है। जेलेंस्की का कहना है कि रूस शांति का सिर्फ दिखावा कर रहा है, अगर वो अपने सैनिकों को वापस बुला ले तो हम शांति वार्ता को तैयार हैं। साथ ही जेलेंस्की को रूस के दोस्त चीन को दोस्ती का ऑफर दिया है। कहा कि यूक्रेन ने चीन को कभी अपना दुश्मन नहीं माना। जेलेंस्की ने कहा यदि पुतिन हमारे क्षेत्रों को छोड़ दे तो हम बिना देरी किए रशिया से बात करने को तैयार हैं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि वो इस महायुद्ध के समाधान पर चर्चा में चीन को बड़ी भूमिका
भूमिका में देखते हैं। रूस का करीबी राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी होने के नाते चीन ने रशिया को सम्मेलन में आमंत्रित न किए जाने के विरोध में शिखर सम्मेलन से दूरी बनाई। जेलेंस्की ने कहा, मेरा मानना है कि चीन हमारी मदद कर सकता है, इसीलिए मैं चीनी पक्ष के कुछ प्रस्तावों पर गौर करना चाहूंगा। यूक्रेन ने कभी नहीं कहा कि चीन हमारा दुश्मन है, साथ ही साथ बता दें आखिर यूक्रेन पीस समिट में भारत समेत 7 देशों ने क्यों नहीं किया रूस के खिलाफ साइन, क्या है इसके बड़े कारण? दरअसल जैसा कि आपको हमने बताया, स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन पीस समिट में भारत ने ऐसी चाल चली कि सभी देखते रह गए। यहाँ दुनिया के 80 से अधिक देशों ने शांति दस्तावेज पर साइन किए थे, लेकिन भारत समेत 7 देशों ने इस पर साइन नहीं किया। उन्होंने शांति सम्मेलन के साझे बयान पर अपनी सहमति नहीं दी। सम्मेलन के आखिरी दिन 16 जून को जब आधिकारिक बयान आया तो इसमें यूक्रेन की अखंडता की सुरक्षा की बात कही गई। इस बयान पर 80 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे भारतीय विदेश सचिव पवन कपूर ने कहा कि यूक्रेन के मामले में एक टिकाऊ समाधान के लिए भारत सभी पक्षों के साथ काम करता रहेगा। द हिंदू ने जब स्विट्जरलैंड के राजदूत राल्फ हैगनर से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत के असहमत होने के निर्णय के बावजूद ये अच्छा था कि वो इस समिट में शामिल हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इससे पहले भी भारत यूक्रेन संकट के समाधान को लेकर होने वाली बैठकों में शामिल हुआ है। साथ ही साथ बता दें, आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ईद उल अजहा पर 3 दिन के सीज फायर की कर दी घोषणा। बता दें, प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने रविवार को ईद उल अजहा के मुस्लिम त्योहार के दौरान पाकिस्तानी सरकार के साथ 3 दिवसीय संघर्ष विराम की घोषणा की है। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 17 से 19 जून तक मनाई जा रही है। एक बयान में टीटीपी ने कहा है कि उसने पाकिस्तानी लोगों की मांग पर संघर्ष विराम की घोषणा करने का फैसला किया है। प्रतिबंधित समूह ने कहा कि अगर सुरक्षा बलों की ओर से हमला किया जाता है तो उसके लड़ाकू खुद का बचाव करेंगे। एक पेज के बयान पर टीटीपी का अमीर मुफ्ती अबू मंसूर आसिम ने हस्ताक्षर किए हैं। ये दूसरा मौका था जब टीटीपी ने 2021 के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की। साथ ही साथ आपको बता दें, धीरे धीरे एटमी हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है चाइना। भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम। जी हाँ, चीन धीरे धीरे अपनी परमाणु क्षमताओं में बढ़ोतरी कर रहा है। यह खुलासा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट में आया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी परमाणु क्षमताओं का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो साल 2030 तक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों यानी आईसीबीएम में अमेरिका या रशिया की बराबरी कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में भले ही एटमी हथियारों की संख्या घट रही हो, लेकिन ऑपरेशनल परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया भर में हथियारों की दौड़ पर निगाह रखने वाली स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री निदेशक डैन स्मिथ ने सोमवार को जारी सिप्री ईयर बुक 2024 में बताया है कि दुनिया भर में हर साल सक्रिय परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें सबसे तेजी से बढ़ रहा भंडार चीन का है। साथ ही साथ बता दें, दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के जहाज के बीच हुई टक्कर बढ़ सकता है तनाव। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी थमने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिण चीन सागर में विवादित स्प्रेटली द्वीप समूह के पास सोमवार को एक चीनी जहाज और फिलीपींस के एक आपूर्ति जहाज के बीच टक्कर हो गई। चीन के तटरक्षक बल ने यह दावा किया है। चीनी तटरक्षक ने कहा कि फिलीपींस का एक आपूर्ति जहाज स्प्रेटली द्वीप समूह में जलमग्न चट्टान सेकेंड थॉमस शोल के निकट जल क्षेत्र में घुस आया, जिसके बाद यह घटना हुई। स्प्रेटली द्वीप समूह पर कई देश अपने अपने क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करते हैं। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की हार का अध्ययन करेगी बीजेपी टास्क फोर्स, लेगी उम्मीदवारों से फीडबैक। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिली कम सीटों को लेकर बीजेपी टास्क फोर्स अध्ययन करेगी और उम्मीदवारों से फीडबैक लेगी। 2024 के चुनावों में भाजपा उत्तर प्रदेश में केवल 33 सीटें जीतने में कामयाब रही, जो 2019 के चुनावों की तुलना में 29 सीटें कम है। भाजपा की राज्य इकाई ने अपने खराब प्रदर्शन के कारणों पर विचार करना शुरू कर दिया है और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है। सूत्रों ने बताया है कि उम्मीदवारों से सील बंद लिफाफे में फीडबैक मांगने के अलावा भाजपा ने 78 सीटों पर पार्टी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए 40 नेताओं की एक टास्क फोर्स भी बनाई है। साथ ही साथ आपको बता दें, जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का वीडियो आया सामने, कहा वोट नहीं दिया इसीलिए यादव और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। जी हां, बता दें, जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि मुसलमान और यादवों का काम नहीं करूंगा। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव में इस समाज का वोट न मिलने से देवेश चंद्र ठाकुर आहत हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने खुले मंच से कहा है कि 22 साल से राजनीति में सक्रिय होने के दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा काम यादव और मुस्लिम समाज के लिए किया है, लेकिन चुनाव में इन लोगों ने बिना किसी कारण के उनको वोट नहीं किया। आगे जेडीयू सांसद ने कहा कि अगर आगे इस समाज के लोग काम करने आते हैं तो चाय नाश्ता जरूर कराएंगे, लेकिन उनका काम नहीं करेंगे। जिनको आना है आए, चाय नाश्ता करें और जाए, मदद की उम्मीद ना करें। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है।
देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति भी हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे में देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।